कैसे हैं आप सभी? मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छे होंगे और आज हम फिर से अपने एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं इस नए कंसेप्ट को सीखने के लिए, जो कि पार्ट है अगेन उसी चैप्टर का जो हमने लास्ट टाइम बीच में छोड़ा था। चैप्टर का नाम है, देखिएगा, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। यस, हाँ बिल्कुल, हम अपने पहले चैप्टर 11th स्टैंडर्ड की केमिस्ट्री को कंप्लीट कर रहे हैं और ये बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री जो है इसके अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह वगैरह क्या होती हैं, ये सारी चीजें क्या हैं, इनके डेफिनेशंस एंड ऑल, बहुत सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे और पूरे के पूरे लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। इस बार हम कुछ नए टर्म्स से अवेयर होंगे और शायद जो पहले पढ़ चुके हैं उनको रिवाइज भी करेंगे और आप लोगों को आज मैं कुछ गजब के इंफॉर्मेशन दूंगा जो कि आपकी ओवरऑल केमिस्ट्री के ग्रोथ में बहुत ज्यादा काम आएंगे। और बेसिक्स तो आप बनाओगे ही मेरे साथ, लेकिन उसके साथ उनके एप्लीकेशंस भी सीखोगे जो कि आपको लाइफ लॉन्ग काम आने वाले हैं। चलिए, आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम व्यूज के लिए देखिए यहाँ पे शुरू करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप 2 घंटे तक मेरे साथ बैठ सकते हैं, बट टेंशन मत लो यार, मैं इतना थोड़ी तुम्हें बैठाऊंगा। चलो, हम कोशिश ये करेंगे कि आज हम पूरे के पूरे लेक्चर को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें और अगेन हम क्वालिटी ऑफ कंटेंट आपको कम से कम टाइम में डिलीवर कर पाए। चलो, तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस टॉपिक। सबसे पहली चीज जो यहां आप ऑब्जर्व कर रहे हो वो क्या है, पढ़ो जरा। इट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी। देखिएगा, फिजिकल प्रॉपर्टी आप किसी भी कंपाउंड के लिए निकाल सकते हैं। उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज का क्या मतलब समझते हो आप? देखिएगा ध्यान से, शायद ये चीज हमने पहले भी डिस्कस की है कि फिजिकल प्रॉपर्टी में मेल्टिंग पॉइंट आएगा, कंपाउंड की बॉइलिंग पॉइंट आएगी, कंपाउंड का कलर आएगा कि कंपाउंड कैसे कलर का है, कंपाउंड क्या रंगीन है, मतलब ब्लू है, ग्रीन है, ऑरेंज है, या फिर कलरलेस है, मतलब कि व्हाइट है, उसके ऊपर कोई कलर नहीं है। तो वो सब जो है, जो आप फिजिकल अपीयरेंस पे पता कर सकते हो कंपाउंड के बारे में। समझिएगा बात को ध्यान से, मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूं। तो क्या आप उसे फिजिकल अपीयरेंस पे जज कर पाओगे? तो कलर जो है वो, हाँ, आप फिजिकल अपीयरेंस पे पहले ही देख के बता सकते हो कि हाँ भाई, ये तो इसका कलर ब्लू है, इसका कलर येलो है, ये कलरलेस है। तो कलर जो होगा वो फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर में आ रहा है। ओडर, क्या आप ओडर मतलब समझते हो? ओडर मतलब होता है स्मेल। ओडर मतलब होता है स्मेल। हम सब जानते हैं ओडर का मतलब होता है स्मेल। तो ओडर यानी कि कंपाउंड की स्मेल कैसी है, क्या वो अल्कोहलिक है, फिनोलिक है, फ्रूटी स्मेल है या पंजेंट स्मेल है, कैसी स्मेल है किसी भी कंपाउंड की। कोई भी कंपाउंड, ऑर्गेनिक हो कोई भी कंपाउंड या इनऑर्गेनिक सॉल्ट हो, डिपेंड करता है, बट उसका पर्टिकुलर ओडर या स्मेल कैसा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। अब देखिएगा, यहां पर एक टर्म लिखा है सोल्यूबिलिटी। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सोल्यूबिलिटी? देखिए, सोल्यूबिलिटी जो है, हम देखते हैं कि हमारा एक अननोन कंपाउंड जो है वो किन किन चीजों में सोल्यूबल हो जाता है। मान लो कि बात करता हूं NaCl की, नमक, दैट इज NaCl। तो NaCl क्या वाटर में सोल्यूबल है? हाँ बिल्कुल है। कैसे पता किया? अबे पानी में घोल के पता किया। तो यही चीज होती है कि सोल्यूबिलिटी मतलब क्या है। तो अपने को पता है कि सोल्यूबिलिटी का मतलब हम समझते हैं कि वो पर्टिकुलर कंपाउंड या वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या वाटर के अंदर सोल्यूबल है, क्या एसिड के अंदर सोल्यूबल है, क्या बेस के अंदर सोल्यूबल है, वगैरह वगैरह। तो हम ट्राई करते हैं कि कौन सा कंपाउंड किसमें सोल्यूबल है या नहीं सोल्यूबल है। मान लो कि मैंने बात की सोडियम की, सोडियम इज वाटर सोल्यूबल, बट अभी ध्यान देना, सोडियम वाटर सोल्यूबल है बट सोडियम इज अ मेटल। तो सोडियम वाटर सोल्यूबल है, पोटेशियम वाटर सोल्यूबल है, बट क्या एल्यूमिनियम भी वाटर सोल्यूबल है? नहीं, एल्यूमिनियम वाटर सोल्यूबल नहीं है, क्योंकि अबे एल्यूमिनियम इज नॉट अ वाटर सोल्यूबल कंपाउंड। कैसे पता किया? ऑब्वियसली सोल्यूबिलिटी के बारे में पढ़ के पता किया। देयर आर सेवरल एलिमेंट्स जो वाटर सोल्यूबल हैं, सोडियम है, पोटेशियम है, एटसेट्रा एटसेट्रा, बट बहुत सारे ऐसे एलिमेंट भी तो हैं जो वाटर सोल्यूबल नहीं है। तो आप कर क्या रहे हो? आप सारे एलिमेंट्स या कंपाउंड्स को कैटेगराइज कर रहे हो उस बेसिस पे कि क्या वो सोल्यूबल है वाटर के अंदर, क्या वो वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं है, या फिर कई सारे एलिमेंट्स एसिड के अंदर सोल्यूबल होते हैं बट कई सारे एसिड के अंदर सोल्यूबल नहीं भी होते हैं।
कुछ बेस के साथ सोल्यूबल हो जाते हैं, बट कई सारे एलिमेंट्स बेस के साथ सोल्यूबल नहीं होते हैं। तो डिपेंड्स कि पर्टिकुलर एलिमेंट या कंपाउंड की सोल्यूबिलिटी कहां कहां पर है, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट अगर किसी चीज में सोल्यूबल है तो वो हर एक जगह पर सोल्यूबल हो जाएगा, नहीं, इट इज नॉट गोइंग टू बी दैट। चलो अब मेल्टिंग पॉइंट समझ गए, बॉइलिंग पॉइंट समझ गए, कलर, ऑर्डर और सोल्यूबिलिटी हमें पता है। तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज है, देखिए मेल्टिंग पॉइंट इज अ प्रॉपर्टी, बॉइलिंग पॉइंट इज ऑल्सो अ प्रॉपर्टी। मेल्टिंग पॉइंट मतलब क्या समझते हो, एक कंपाउंड सॉलिड से लिक्विड में किस टेम्परेचर पर जा रहा है उसको हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट, और ये तो हमने अपने प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में पढ़ा है, ठीक है। फिर बॉइलिंग पॉइंट मतलब एक कंपाउंड लिक्विड से गैस में कौन से टेम्परेचर पर जा रहा है ये भी हम जानते हैं। तो एक्चुअल में हम ये सारी प्रॉपर्टीज जो हैं इनको बोलते क्या हैं, इनको हम कहते हैं physical properties. What you call them? You call them the physical properties of the compounds. आप पता कर रहे हैं कि physical property particular compound की कैसी है, उसका melting point क्या है, उसका boiling point क्या है, उसका color यानी कि उसका रंग, odor यानी कि smell यानी कि उसकी solubility, ये सारे पैरामीटर्स कैसे हैं अलग अलग एलिमेंट्स या कंपाउंड के। तो ये सारी की सारी जो स्टडी है वो आप कर क्या रहे हो, आप स्टडी कर रहे हो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट या फिर आप कह लो कंपाउंड, इन सब की आप फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हो, इसीलिए हम उसे फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर कैटेगराइज करते हैं। उसी तरह से हमारे पास कई ऐसी प्रॉपर्टीज भी होती हैं जो कि केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर कैटेगराइज करते हैं। देखो यार कुछ अधूरा अधूरा लग रहा था, है ना, ये देखो हमने येलो कलर, अब पूरा हो जाएगा। देखो यार हमने येलो कलर मतलब देखिए वही मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ अलग क्यों लग रहा है। देखिए व्हाइट कलर हमने रख दिया ना येलो के साथ, इसके लिए शेड्स मैच नहीं हो रहे हैं। चलो तो अब शेड्स मैच हो जाएंगे यहाँ पर, है ना। चलो तो लेट्स कंटिन्यू विद दैट। तो अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म केमिकल प्रॉपर्टी, कैसी बात कर रहे हो सर, अभी तो फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ाया। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि फिजिकल अपीयरेंस पे या फिर बिना केमिकल कंपोजिशन के अंदर कोई चेंज किए हम पता कर सकते हैं, उन सारों को हम फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। मतलब कि a property which can be measured without causing a केमिकल चेंज, ध्यान देना, विदाउट कॉजिंग अ केमिकल चेंज मतलब मैंने ना तो कोई बॉन्डिंग ब्रेक की है, ना ही मैंने कोई केमिकल प्रोसेस किया है, ना ही मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है, बट बिना कोई केमिकल रिएक्शन करवाए मैं गेस कर पा रहा हूं कि कंपाउंड की मेल्टिंग पॉइंट क्या है, कंपाउंड की बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कंपाउंड स्मेल कैसा कर रहा है, कंपाउंड की सोल्यूबिलिटी कैसी है। पॉइंट टू बी नोटेड, ध्यान रखिएगा, मैं कोई केमिकल चेंज नहीं कर रहा हूं। तो अगर कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा है और मैं किसी प्रॉपर्टी की स्टडी कर रहा हूं तो मैं उसे क्या कहूंगा, फिजिकल प्रॉपर्टी, मैं उसे क्या कहूंगा, फिजिकल प्रॉपर्टी। लेकिन मान लो अगर केमिकल चेंज हो गया तब क्या कहोगे, अरे कैसी बात कर रहे हो यार, अगर कोई केमिकल चेंज हो गया तो मैं उसे इस पैरामीटर के अंदर रखूंगा, मैं केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर स्टडी करूंगा। ध्यान देना यहां पर तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप केमिकल प्रॉपर्टी की स्टडी करो बिना कंपाउंड के अंदर केमिकल चेंज करवाए। पॉइंट टू बी नोटेड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप जब कभी भी केमिकल प्रॉपर्टी की बात करोगे तो आप केमिकल प्रॉपर्टी को स्टडी कर ही नहीं सकते तब तक जब तक आप कोई केमिकल चेंज, तब तक जब तक आप कोई केमिकल चेंज ना करवाओ अपने पर्टिकुलर सैंपल या कंपाउंड के अंदर। सर ऐसी प्रॉपर्टीज के नाम है, हाँ है, तेरे लिए तो लिखे हैं दोस्त, देख ले यहाँ पे लिखे हैं, देखो ये रिएक्टिविटी, कम ऑन, क्या बोला मैंने, रिएक्टिविटी, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। अब मुझे जरा बताओ, ध्यान देना, कम ऑन, मुझे जरा बताओ सोच करके, एक जगह पर लिखो सोडियम, है ना, एक जगह पर लिखो सोडियम, दूसरी जगह पर दोस्त लिख दो कैल्शियम। हम सब ने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी है और हम सबको पता है क्या औकात है कैल्शियम की सोडियम के सामने। इनकी रिएक्टिविटी के बीच में एक बहुत बड़ा अंतर है। क्या बोला मैंने, कम ऑन, बहुत बड़ा अंतर है। सोडियम इज कंसीडर्ड टू बी हाईली रिएक्टिव देन कंपेयर्ड टू कैल्शियम।
यस और नो? हम सब जानते हैं ये बात कि सोडियम भैया अबे कहीं रख दो फूटने लगेगा भाई। पानी के साथ मान लो रिएक्ट कर लिया, ये H2O के साथ रिएक्ट कर गया, सोडियम H2O के साथ रिएक्ट कर गया, झटपट, मैं बोल रहा हूं झटपट ऐसे ऐसे रिएक्शन होगा भैया, ऐसे रिएक्शन होगा और ये NaOH बना देगा। क्या बना देगा? NaOH बना देगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी बाहर की तरफ। और हम सब पढ़े लिखे हैं, यस और नो? हम सब 10वीं पास हैं और हम सब जानते हैं कि जहां पर H2 गैस निकलती है, जहां पर H2 गैस निकलती है, देखा ये जाता है वो रिएक्शन काफी एक्सोथर्मिक हो जाती है। समझिएगा बात को, जहां पर H2 गैस निकलती है वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो जाती है, हीट बाहर की तरफ आता है रिएक्शन से। और जनरली ऐसा देखा जाता है कि NaOH का फॉर्मेशन, जब आप सोडियम को पानी के साथ रिएक्ट करवा रहे हो तो NaOH बनता है, H2 गैस बाहर निकलती है और बीकर काफी गर्म हो जाता है। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आप बस सोडियम पानी के अंदर डालो, अबे तुम डालो सोडियम पानी के अंदर डालो, ये तुम्हारा मुंह काला कर देगा, मैं बता रहा हूं। इतना रिएक्टिव है दोस्त, इतना रिएक्टिव है, फूटता भी है, अबे बहुत गैस निकलती है। समझिएगा बात को, बुलबुले आने लगेंगे पानी के अंदर, बबल्स आने लगेंगे। अब तुम्हारी टीचर हमेशा जब तुम लैब में जाओगे एक प्रिकॉशन देगी, कुछ भी करना, सुनो, कुछ भी करना लेकिन सोडियम बेसिन में मत डालना। अगर तुम डाले और पानी चला तो फूट सकता है और फूटता ही है। इसके लिए कहते हैं सोडियम पानी के साथ रिएक्ट करेगा, मुंह काला करके जाएगा। समझिएगा बात को, ठीक है? वो फूटता है। इसके लिए क्यों फूटता है सर? अबे इसीलिए तो फूटता है क्योंकि सोडियम इज कंसीडर्ड टू बी हाईली रिएक्टिव विथ वाटर मैन, हाईली रिएक्टिव। बट अगर वही बात करूं कैल्शियम की तो, वही बात करूं कैल्शियम की तो, समझिएगा बात को, वहीं अगर मैं कैल्शियम को पानी के साथ ट्रीट करूं, अबे कुछ नहीं होगा। सुनो ध्यान से, ऐसे तो कुछ होगा ही नहीं until and unless you applied a heat। क्या बोला मैंने? यहां पर हीट की जरूरत पड़ी? नहीं सर, कैसी बात कर रहे हो, सोडियम पानी में डालो रिएक्ट कर जाता है, लेकिन कैल्शियम को पानी में डालो ऐसे रिएक्ट नहीं करेगा, उसको स्लाइटली हीट करना पड़ेगा। अगर आप हीट करते हो तो फाइनली वो कुछ बना कर जाएगा, क्योंकि आया है तो रिएक्ट करके जाएगा। वो बनाएगा क्या सर? CaOH ट्वाइस बना लेगा दोस्त, CaOH ट्वाइस बना लेगा, CaOH ट्वाइस बना लेगा। समझ रहे हो? तो यहां पर ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, बट कंडीशन है ऐसे ही रिएक्ट नहीं कर जाएगा, देयर हैज टू बी सम अमाउंट ऑफ हीट। ठीक है, तो उसको आपको गर्म करना पड़ेगा। लेकिन क्या सोडियम को गर्म करना पड़ा? नहीं, आप सोडियम डालो पानी के साथ झट से रिएक्ट कर जाएगा। तो इससे हम क्या सीखते हैं सर? अबे कैसी बात कर रहा है, इतना भौंक रहा हूं कभी से, इससे तू ये सीखता है कि इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दैट किसी एलिमेंट की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है और किसी की रिएक्टिविटी बहुत कम है, डिपेंडिंग ऑन द रिएक्टिविटी सीरीज। सोडियम जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है कंपेयर टू कैल्शियम, और इसी की वजह से ऑब्जर्व ये किया जाता है कि ये तो झटपट रिएक्ट कर जाता है, बट ये थोड़ा टाइम भी लगा रहा है और एनर्जी भी चाहिए। समझ रहे हो बात को? तो यहां पर आपने रिएक्टिविटी की स्टडी की। क्या किया आपने? रिएक्टिविटी की स्टडी की, दो अलग अलग एलिमेंट्स के लिए। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, ध्यान से सुनना, रिएक्टिविटी की स्टडी तो की, बट क्या कोई केमिकल रिएक्शन हुआ? क्या कोई बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ? आंसर है बिल्कुल हुआ। देखो यहां पर सोडियम ने इंटरैक्ट किया वाटर के साथ और क्या बनाया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और यहां कैल्शियम ने इंटरैक्ट किया वाटर के साथ एट स्लाइट हीट और बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जवाब इतना सा है कि हम पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, हम पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, और ध्यान रखने वाली बात यह है कि केमिकल प्रॉपर्टी की स्टडी की ही नहीं जा सकती तब तक जब तक कोई केमिकल चेंज ओकर ना हो। ध्यान देना, तब तक जब तक कोई केमिकल चेंज ओकर ना हो। फिजिकल प्रॉपर्टी की स्टडी आप कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिजिकल प्रॉपर्टी की स्टडी आप कर लोगे यार।
बिना किसी केमिकल चेंज के। एग्जाम्पल बोलो ना सर, ऐसे समझ में नहीं आता है, मैं ना समझ हूं। सुन ले दोस्त, यहां पर अगर एक पानी का घड़ा या बीकर रखा है जिसके अंदर H2O है और मैं बोलता हूं इसकी बॉइलिंग पॉइंट को निकाल, तू क्या करेगा? जगह जगह पर जो करता है वही करेगा, आग लगाएगा, है ना? अबे यही तो करते हो तुम सब जगह। तो सुनो यार, तुम आग लगाओगे और आग लगाने के बाद इवोपरेशन शुरू होगा, पानी उबलना शुरू होगा, पानी भाप में कन्वर्ट होने लगेगा। और आप ऑब्जर्व ये करते हो, जब पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से क्रॉस कर जाएगा तो फाइनली वाटर इज गोइंग टू इवोपरेट एंड कन्वर्ट इनटू इट्स गैसियस फॉर्म। लेकिन बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। मुझे बताओ, क्या कोई केमिकल रिएक्शन हुई है? नहीं हुई है, केमिकल रिएक्शन नहीं हुई है। हमने बॉइलिंग पॉइंट निकाल दिया। व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? इट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी। हमने बॉइलिंग पॉइंट निकाला बट कोई केमिकल चेंज नहीं हुआ। आप बोलोगे सर पानी तो भाप में बढ़ के उड़ गया तो H2O2 अलग हो गया। अबे नहीं बे नादान इंसान, पानी उड़ा तो है पर अभी भी पानी ही है। पानी उड़ा है, मैं मानता हूं, ये स्टेट चेंज हो गया है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो गया है, बट अभी भी वाटर है। H2O2 अलग नहीं हुए हैं, H2O ही है। वाटर इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ गैस। समझिएगा बात को, इसने स्टेट चेंज किया है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हुआ है। बॉन्ड में कोई ब्रेक नहीं हुआ है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के, यानी कि किसी तरीके का केमिकल चेंज नहीं हुआ है। पॉइंट टू बी नोटेड, कोई केमिकल चेंज नहीं हुआ है। यानी कि यहां से हम एक चीज डिराइव करते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी की स्टडी करने के लिए सर केमिकल चेंज का होना जरूरी नहीं है, या हम केमिकल चेंज के बदले आए बिना, बदलाव किए बिना फिजिकल चेंज या प्रॉपर्टीज की स्टडीज कर सकते हैं। लेकिन जब मैं बात करूं केमिकल प्रॉपर्टी की, तो अनटिल एंड अनलेस कोई केमिकल चेंज ना हो तब तक मैं केमिकल प्रॉपर्टी की स्टडी नहीं कर सकता, एंड दैट शुड बी वेरी क्लियर। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें पता चल गया है फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। मुझे ऐसा लगता है कि हम सब समझ चुके हैं। 2 मिनट के लिए कैप्शन से बाहर जा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और चलिए अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। लेट्स कंटिन्यू द नेक्स्ट टॉपिक। ओ वाओ 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 वाओ, हमारा फेवरेट, हमारा फेवरेट। ये देखो, ये बहुत अच्छी चीज है यार, ये ब्रह्मास्त्र है हमारा। क्या है ये हमारा ब्रह्मास्त्र है। सर ऐसा क्यों कह रहे हो, क्या लिख दिया ऐसा इस पेज में? अबे सुन, मैं बताता हूं। मेरे टीचर ने ना एक एडवाइस की थी मुझे, पता है क्या एडवाइस की थी? उन्होंने कहा था बेटा एक से एक न्यूमेरिकल देखेगा तू अपनी लाइफ में, खतरनाक वाले, एकदम ऐसे न्यूमेरिकल, मतलब आंखों से आंसू निकाल देंगे, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदलेगी। सुनना, बहुत गहरी बात बोल रहा हूं, एक चीज कभी नहीं बदलेगी। यूनिट देखना, यूनिट कभी झूठ नहीं कहता। क्या बोला उन्होंने? यूनिट कभी झूठ नहीं कहता। यहां देखो, जब भी कोई भी घुमा फिराकर क्वेश्चन पूछे, नंबर्स के आगे यूनिट चेक करो मेरे दोस्त। अगर यूनिट मीटर में है, अगर यूनिट मीटर में है तो लेंथ की बात कर रहा है। तू चाहे मर्जी जो बोले, तू लॉन्जिविटी बोले यार, तू जो बोले, तुझे लॉन्जिट्यूड बोलना है, जो बोलना है, जो वर्ड, जो स्टेटमेंट यूज करना है करना, तू खुला है। बट तेरे पास भी एक रिस्ट्रिक्शन है, तेरे पास भी एक रिस्ट्रिक्शन है, तुझे यूनिट मेंशन करना पड़ेगा। और यूनिट कभी झूठ नहीं कहता। मीटर मतलब लेंथ की बात हो रही है। उसी तरह से ध्यान देना, सेकेंड मतलब टाइम की बात हो रही है, किलोग्राम मतलब वेट की बात हो रही है या मास की बात हो रही है, केल्विन ये अपने लिए नया है, ठीक है? मैं इसे समझाऊंगा, थोड़ा टाइम दो मुझे, मैं इसे समझाऊंगा। वैसे ये टेम्परेचर के लिए ही होता है, ठीक है? एम्पियर अबे पता है करंट, लेकिन अपने को इतना यूज केमिस्ट्री में आएगा नहीं एम्पियर का, बट ड्यू टू द नॉलेज लिखा है तो एक बार डिस्कस करने में क्या जा रहा है। एम्पियर मतलब करंट की बात हो रही है, आई की बात हो रही है, करंट की बात हो रही है, ठीक है? अब चलो यहां पर मोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। इसी के ऊपर तो हमारा आने वाला सारा का सारा टॉपिक होने वाला है, जो हम पढ़ाएंगे और तुम सुनोगे, और तुम सुनोगे तो तुम फिर कभी नहीं भूल पाओगे। सुनना ध्यान से, मैं मोल पढ़ाऊंगा। जब हम ये शुरू करेंगे मजा आ जाएगा। क्या बोला है? मजा आ जाएगा भाई, मजा आ जाएगा। इतना मस्त टॉपिक है ये मोल। मोल कंसेप्ट मेरे वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स में से। मैं
मैं तुम्हें मतलब ऐसा कंटेंट दूंगा, तुम भी क्या याद करोगे। आने दो, टाइम लगेगा, आएगा जरूर, हम पढ़ेंगे, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। बट ये जो है ये नंबर ऑफ मोल्स के लिए यूनिट होता है, एक मोल होता है, ठीक है। अभी के लिए थोड़ा याद करते हैं, आगे बढ़ेंगे सब समझ में आएगा, ठीक है। चलो, तो यहां पर लेंथ मतलब मीटर में दिखा रहे हैं, एसआई यूनिट की बात कर रहा हूं, पॉइंट टू बी नोटेड दोस्त, एसआई यूनिट की बात हो रही है यहाँ पे। हाँ, सब एसआई यूनिट की बात हो रही है, एसआई यूनिट है ये, सारे के सारे एसआई यूनिट्स हैं। अपने को पता है सीजीएस भी होता है, बट हम सीजीएस की बात ही नहीं करते, हम जनरल न्यूमेरिकल्स को एसआई यूनिट्स में ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हम एसआई यूनिट की बात कर रहे हैं, तो एसआई यूनिट लेंथ का मीटर है, मास का किलोग्राम यानी कि केजी है, टाइम का सेकेंड्स होता है, हमें जब पता है ये चीज, इलेक्ट्रिक करंट अगेन एम्पियर। ये टेम्परेचर के लिए अभी हम प्रैक्टिस भी करेंगे और सीखेंगे भी, ठीक है। टेम्परेचर को हम जनरली दो चीजों में दिखा देते हैं, एक तो हम सेल्सियस भी ले लेते हैं और दूसरा हम केल्विन भी रख देते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एसआई यूनिट हम केल्विन ही कंसीडर करते हैं। सेंटीग्रेड में आपके क्वेश्चंस में दिया जाएगा या सेल्सियस में आपके क्वेश्चंस में दिया जाएगा, बट सेल्सियस को हमें केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ता है और उसके कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, हम पढ़ने वाले हैं, अभी थोड़े टाइम में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही होने वाला है, ठीक है। तो चलो एक बार नजर मार लो, ये अपनी बुक का ही है, तो इसके लिए स्क्रीनशॉट लेने की तो जरूरत नहीं है, बस अपने को थोड़ा सा गुड टू ओवरव्यू हो जाना चाहिए आगे बढ़ने से पहले। चलो, तो अब हम फाइनली थोड़ी बेसिक्स हैं, ये सारी चीजें हम पढ़े हैं, ये बिल्कुल नया नहीं है। मास क्या होता है, वेट क्या होता है, इनके बीच में फर्क क्या है, डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, ये सब अपने को पहले से ही पता है, मुझे ऐसा लगता है ना, हमें पता है, ठीक है। तो ऐसा मुझे लगता है कि हमें पता है, तो मैं इसे आगे कंटिन्यू करता हूं। चलो, तो एक बार जल्दी से देखेंगे, वेट मतलब हम क्या समझते हैं, द फोर्स विच वाज एक्सर्टेड बाय द ग्रेविटी ऑन ऑब्जेक्ट। दोस्त, वेट का मतलब क्या है और मास का मतलब क्या है केमिस्ट्री में, स्पेसिफिकली मैं केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं। देखो, यहां केमिस्ट्री में हम वेट और मास को लगभग एक ही मान लेते हैं, कोई फर्क नहीं है, वेट बोलो या मास बोलो फॉर केमिस्ट्री। हाँ, मैं रिपीट कर रहा हूं, तो केमिस्ट्री के अंदर हम इसे लगभग एक ही मान लेते हैं, मोटा मोटा कोई बात नहीं बैठती है, ठीक है। बट फिजिक्स में थोड़े कंसेप्ट्स बदल जाते हैं। चलो, अब यहाँ पे बेसिक सा एक डिफरेंस होता है वेट में और मास में, एक एग्जाम्पल की मदद से आपको समझाता हूं। चलो, तो उसके लिए अपने को एक खाली स्लाइड की जरूरत है। अब मान लो दोस्त, ये हमारी धरती माँ है, वाह क्या सर्कल बनाया, बस वो ऊपर से बिगड़ गया है ना। चलो कोई बात नहीं, ये हमारी धरती माँ है और ये अर्थ का सरफेस है ना। अब यहाँ पर मान लो कोई भी पर्सन खड़ा है या एक ऑब्जेक्ट है या एक ब्लॉक है, ब्लॉक कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये एक ब्लॉक है, इसका मैं वेट बोलता हूँ, ध्यान रखिएगा मैं टर्म यूज कर रहा हूँ वेट, ठीक है। तो मैं इसका वेट बोलता हूँ कितना, 5 kg, यस और नो। मैंने बोला वेट इसका है जो 5 kg है, ठीक है। अब व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म वेट, क्यों बोला वेट, और क्या मैं वेट को मास बोल सकता हूं? इसका आंसर हाँ भी है और ना भी है। समझना वेट और मास में फर्क क्या होता है। देखो, अर्थ पे क्या है, अर्थ पे है ग्रेविटी, यस और नो। अर्थ पे है ग्रेविटी, अर्थ पे है ग्रेविटी, और ग्रेविटी किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचती है या अट्रैक्ट करती है, ठीक है। तो आप अर्थ पे जो भी मेजर करते हो, ध्यान रखना, अगर मैं इसे वेइंग स्केल के नीचे रखूं और मेजर करूं तो एक्चुअल में इसका वेट कितना आएगा, 5 kg। बट क्या वेट अर्थ पे ऑब्जेक्ट के मास के बराबर होगा? द आंसर इज नो, एग्जैक्टली नो, साफ साफ मना कर रहा हूं, क्योंकि यहां अर्थ पे जब हम ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में है, ध्यान रखिएगा मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं, जब हम अर्थ पे या कहीं भी एक ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में है तो हम वेट निकाल सकते हैं। वी कांट कैलकुलेट मास, रिमेंबर दैट। हम ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में वेट निकालते हैं, मास नहीं कैलकुलेट कर सकते हो आप। लेकिन मान लो, जो कि अगेन पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी मान लो इसी ब्लॉक को मैं वैक्यूम में ले जाऊं और अब मैं इसकी मेजरमेंट निकालूं, मतलब यहां पे मैंने मेजर किया, 5 किलो आया इसका वेट, है ना। वेट कितना आया इसका, 5 किलो आया। बट अगर मैं इसे स्पेस में लेके जाऊं, ये क्या है, आउटर है स्पेस या वैक्यूम कह लो आप, ठीक है। तो अगर मैं इसे स्पेस में लेके जाऊं और अगेन अब मैं इसे मेजर करूं, अब आप बोलोगे सर वहां पे तो ग्रेविटी नहीं है, तो वहां पे तो 0 हो जाएगा, हम कैसे मेजर? आई अंडरस्टैंड, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सही बोल रहे हो, लेकिन समझो बात को, ये एक थियोरेटिकल कंसेप्ट है, हम सीखना चाहते हैं ना कि वेट में और मास में डिस्टिंग्विश कैसे करें। तो समझो बात को, वेट को जब हम निकाल रहे थे अर्थ के ऊपर तो इसका वेट था 5 kg, बट एज्यूम दैट कि हम इसे वैक्यूम के अंदर लेकर गए और वैक्यूम के अंदर ले जाकर हमने क्या किया, अगेन इसका वेट कैलकुलेट किया, अगेन आपने इसका वेट कैलकुलेट किया, तो क्या वेट अगेन 5 kg होगा? द आंसर इज नो, वेट 5 kg नहीं होगा, वेट विल गोइंग टू बी डिक्रीज्ड
डिक्रीज बाय 5 kg। समझिए बाय 5 kg मतलब 5 किलो पहले था, बट अभी 5 किलो नहीं होगा, डेफिनेटली कम हो जाएगा। वो अमाउंट तो हम नहीं प्रिडिक्ट कर सकते, बट कम हो जाएगा। चलो एज्यूम भी कर लेते हैं, चलो आपके लिए और इजी किया। एक काम करते हैं, हम मान लेते हैं 4.6 kg के आसपास, मतलब कम हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब है इट इज गोइंग टू बी डिक्रीज। अगर आप यहां पे निकालेंगे तो आंसर है कि बाकी कहां गया, मास डिस्ट्रॉय हो गया। बट हमने तो पढ़ा है मास कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, नहीं डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है। यहां पर आपने ग्रेविटेशनल फील्ड के इन्फ्लुएंस में मास कैलकुलेट किया, तो इसके लिए ये 5 kg के अंदर अर्थ की ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस भी था, जो कितना होता है 9.8। समझिएगा बात को, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये वैल्यू वही है, ठीक है। तो ये जो है ये अर्थ की ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस भी इस ऑब्जेक्ट के ऊपर है। इसके लिए इसका वेट कितना आया 5 किलो, बट एग्जैक्टली 5 किलो वेट है, मास नहीं। मास इज गोइंग टू बी कंसीडर्ड एज 4.6 kg। मास वो होता है जो आप ग्रेविटी की एब्सेंस में निकालते हो, जिसके लिए हम पर्टिकुलर इसी ब्लॉक का मास बोल रहे हैं। इस ब्लॉक का मास आप कैसे निकालोगे, इस ब्लॉक का मास निकालने का मतलब है कि मुझे इसके एजेस का मास चाहिए, इसके अंदर अगर कोई सब्सटेंस पड़ा है तो उसका मास चाहिए, और किसी चीज का मास नहीं चाहिए, जो कि तभी पॉसिबल है जब ग्रेविटी की एब्सेंस हो, ठीक है। बट समझो यार बात को, ये चीज जीरो हो जाएगी तो कोई सेंस नहीं बनता है इस चीज का, ठीक है। बट ये एक थियोरेटिकल कंसेप्ट है, सिर्फ इतना समझाने के लिए कि वेट और मास में एक छोटा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि जब आप ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में निकालते हो तो वो वेट होता है, ठीक है। जब आप ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में निकालते हो तो वो वेट होता है, लेकिन जब आप ग्रेविटी के एब्सेंस में किसी ऑब्जेक्ट का वेट कैलकुलेट करते हो तो वो मास होता है। Then it is comes out to be mass। समझिएगा, ये एक बेसिक सा डिफरेंस है जो अपने को पता होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने वो डेफिनेशन भी लिखी है, ध्यान देना। चलो जरा पीछे जाएंगे, स्लाइड को पीछे करते हैं। ये हमारी एक बेसिक सी डेफिनेशन है, दैट फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी। समझ रहे हो, ग्रेविटेशनल फील्ड एक पुल बॉडी के ऊपर एक्सपीरियंस करवाता है, जिसकी वजह से बॉडी एक पुल एक्सपीरियंस करती है, पुल ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस करती है टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस, ठीक है। तो उसी को हम कहते हैं ग्रेविटी। अब समझिएगा, फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन अ ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, वेट कहेंगे। लेकिन मास, द क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ मैटर इन द बॉडी, वेरी इंपॉर्टेंट। मास को हम ऐसे ही डिफाइन करते हैं। मैं वेट को नेग्लेक्ट कर रहा हूं, मतलब ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन कॉज हो रहा है उसको नेग्लेक्ट कर रहा हूं, मैं वो चाहता ही नहीं हूं। और मुझे सिर्फ ये चाहिए कि मेरी बॉडी में जो मैटर्स हैं, ध्यान देना, मेरे ऑब्जेक्ट में जो मैटर्स हैं मुझे सिर्फ उनका मास चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हमने अभी अभी एक डब्बा बनाया था, तो मैं ये चाहता हूं कि ये ग्रेविटेशनल फील्ड का पुल मुझे नहीं चाहिए, इट इज कम्स आउट टू बी वेट, वो वेट हो जाएगा। मुझे तो मास चाहिए। मास मतलब मैं क्या समझता हूं कि इस ब्लॉक के एक एक छोटे छोटे पार्टिकल्स, यानी कि उसके मैटर्स, ठीक है, वो जिस चीज से भी बना है, अगर वुड से बना है तो वुड के मैटर्स, ठीक है, तो वो मैटर्स का मुझे क्या चाहिए, वो मैटर्स का वेट चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। आई वॉन्ट ओनली अ मास ऑफ दिस मैटर, तो उसको हम मास कह सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस है वेट और मास के बीच में। काफी बेसिक्स हैं और ये हम सबको पता होने चाहिए। चलिए, बट अभी केमिस्ट्री में हम इजी करते हैं, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम वेट और मास को अभी एक ही बराबर मानेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर के लिए वो सेम है। चलो, तो वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वॉल्यूम का मतलब तो हम सब जानते हैं, द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द सब्सटेंस इज नोन एज वॉल्यूम। बस इतना सा। मान लो कि एक बॉटल है, उसमें कितना पानी आएगा, वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, उसको ही तो वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम मतलब क्या होगा कि अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाई बाय द सब्सटेंस, उसको हम कह देंगे वॉल्यूम। बहुत इजी सा डेफिनेशन है। डेफिनेशंस वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछे नहीं आते, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो बताता हूँ, सुनो। ये नोट करके जो लिखा है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद होना चाहिए। ये हाईलाइट कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बार बार न्यूमेरिकल्स में यूज आएगा। देखो, 1 लीटर का मतलब 1000 ml, हम सब जानते हैं, लेकिन 1000 ml को मैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकता हूँ और 1 dm क्यूब भी लिख सकता हूँ। इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 लीटर को हम 1 dm क्यूब लिख सकते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1 लीटर को आप 1 dm क्यूब लिख सकते हो, 1 लीटर को आप 1 dm क्यूब लिख सकते हो। मतलब आप 1000 लीटर को 1000 dm
क्यूब लिख सकते हो, एज इजी एज दैट, ठीक है। तो ये कन्वर्जन्स अपने को थोड़े आइडिया होने चाहिए, न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आते हैं। अब फाइनली हम आते हैं अपने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के तरफ। चलो अब हम कुछ मजेदार चीज सीखने वाले हैं। ये जो है बहुत ही ज्यादा मजेदार है। डेंसिटी मतलब तो मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ये तो हम सब जानते हैं। अब डेंसिटी मतलब क्या समझते हो आप, देखिएगा ये एक रफ आइडिया देता है आपको कि कितने मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से क्लोजली अरेंज्ड हैं, ठीक है। कितने मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से क्लोजली अरेंज्ड हैं। सर मुझे अभी भी नहीं समझ में आया। चलो ऐसे इमेजिन करते हैं, मान लो हमारे पास दो ब्लॉक्स पड़े हैं, मान लो हमारे पास दो ब्लॉक्स पड़े हैं, दो ब्लॉक्स पड़े हैं, दो ब्लॉक्स पड़े हैं, सेम वॉल्यूम है, कंसीडर करो सेम वॉल्यूम है। अब इमेजिन ऐसे करो कि इसके पार्टिकल्स हैं ब्लॉक के जो, वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा चिपके हैं, बट यहां पर इसके पार्टिकल्स बिल्कुल एक दूसरे से चिपके हुए तो हैं, बट उनके बीच में स्पेस ज्यादा है। समझ रहे हो बात को, उनके बीच में स्पेस ज्यादा है, उनके बीच में कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है। जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर एक भी रैंडम अरेंजमेंट दिख रही है। तो इसका क्या मतलब डिफाइन करते हो, देखो ध्यान से। डेंसिटी इसकी ज्यादा होगी या डेंसिटी इसकी ज्यादा होगी? सर कैसी बात कर रहे हो, यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा है तो यहाँ पे मास ज्यादा होगा, तो डेंसिटी भी इसी की ज्यादा होगी और डेंसिटी इसकी कम होगी। देख के ही पता चल रहा है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। आपको डेंसिटी ने क्या बताया? आपको डेंसिटी ने ये बताया कि हाउ क्लोजली, पॉइंट टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ क्लोजली the particles in the substance are packed together। यही तो बताता है आपको डेंसिटी की। आपके ब्लॉक के अंदर कितने पार्टिकल्स एक दूसरे से एकदम चिपके हैं, उनके बीच में एम्प्टी स्पेसेस है कि नहीं है? क्या उनके बीच में एम्प्टी स्पेस है? अगर देखो है तो डेंसिटी जाहिर सी बात है कम होगी कंपेयर टू उसके जिसके बीच में बिल्कुल एम्प्टी स्पेसेस नहीं है। समझ रहे हो? तो यहां पर ज्यादा क्लोज अरेंजमेंट है, यहां पर ज्यादा क्लोज अरेंजमेंट है। कैसी बात कर रहे हो सर, देख के ही तो पता चल रहा है। कैसे बच्चों ऐसे सवाल पूछ रहे हो? यहां पर क्लोज अरेंजमेंट का नामो निशान नहीं है इसके कंपैरिजन में। यहां पे देखो 6 मॉलिक्यूल्स अरेंज हो गए, वहां पे 4 ही हुए हैं, ठीक है। तो क्लोज अरेंजमेंट तो यहां पर दिख रहा है। तो इसका मतलब डेंसिटी कम्स आउट टू बी ग्रेटर फॉर दिस ब्लॉक एंड लेसर फॉर दिस ब्लॉक। इसीलिए हम लिखते हैं डेंसिटी का फॉर्मूला, दैट इज मास अपॉन में वॉल्यूम। डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। वेरी सिंपल, यहां पर यूनिट लिखा है। मास का ऐसा यूनिट अभी अभी पढ़ा था, केजी होता है। वॉल्यूम के लिए आप लीटर्स लिख सकते हो या मीटर क्यूब लिख सकते हो, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो आप चाहे आप लीटर्स लिखो या मीटर क्यूब लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो हम जनरली लीटर्स में दिखाते हैं, बुक में मीटर क्यूब है तो हमने भी वही रहने दिया। चलो तो ये दोनों तरीके हैं। अब फाइनली हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस भरे पूरे रहते हैं यार। एमसीक्यूज में बहुत पूछा जाता है कि आप टेम्परेचर में सेंटीग्रेड को केल्विन में करो। सर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेंटीग्रेड? अबे सेल्सियस यार। तो टेम्परेचर को सेल्सियस से केल्विन में करो या केल्विन को सेल्सियस में करो, ये बार बार पूछा जाता है। बहुत सारे एग्जाम्स, आप कोई भी क्वेश्चन पेपर उठाओ अपने यूनिट टेस्ट के प्रीवियस ईयर के, हर बार एमसीक्यूज में ऐसे क्वेश्चंस आप देखोगे या वन सेंटेंस में देखोगे जहां पर आप करने क्या वाले हो, डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करोगे या केल्विन को सेंटीग्रेड में करोगे। और इवन आप अंदाजा नहीं लगा सकते, 12th स्टैंडर्ड में जब जाएंगे या 11th स्टैंडर्ड में ही जब आगे बढ़ेंगे, बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल्स होंगे जहां पर आप ये काम बार बार करते हो, हर एक सम में करते हो, जहां पर आपको सबसे पहला काम यही करना है, सेंटीग्रेड को केल्विन में लेकर जाना है, ऐसा यूनिट में लेकर जाना है, ताकि आगे प्रॉब्लम्स ना जनरेट हो, ठीक है। कैलकुलेशन में एरर अवॉइड हो सके, इसके लिए हम ये काम करते हैं। तो यहां पर भी आप सीखने वाले हो और हमारे साथ मिलकर के प्रैक्टिस करने वाले हो कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे कन्वर्ट किया जाए और केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में कैसे कन्वर्ट किया जाए। बहुत इजी है, कम ऑन, बहुत इजी है, हम सब मिलकर सीख सकते हैं। चलो तो एक पॉइंट मैं चाहूंगा आप नोट कर लें अभी कि जब कभी भी, रिमेंबर दैट, जब कभी भी आप सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप वैल्यू में ऐड करते हो 273.15। अभी के लिए आप 15 को चलो नेग्लेक्ट करना चाहो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको याद रखना है 273 आपको वैल्यू के अंदर ऐड करना है। सर नहीं समझ आ रहा है, एग्जांपल लेके समझाओ। चलो करते हैं यार एग्जांपल। मान लो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है?
वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, हम सब जानते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब अगर मुझे 100 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में करना है तो मैं क्या करूंगा, प्लस कर दूंगा 273.15 से, तो एक्चुअल में जो वैल्यू निकल के आएगी वो हो जाएगी 373.15 केल्विन। यही तो है काम, यही करना है और इसी के तो मार्क्स मिलते हैं। समझ रहे हो बात को, बहुत इजी सा स्टेप है यार, बहुत इजी सा स्टेप है। आपने क्या किया, सेंटीग्रेड या सेल्सियस को कन्वर्ट किया किसमें, केल्विन में। प्रोसेस क्या था सर, देखना दिख रहा है ना सामने, क्यों पूछ रहे, ये देख 273 प्लस कर दे वैल्यू में, अगर प्लस करेगा तो 373 हो जाएगा, आंसर आ गया। बहुत इजी है। सर क्या हम केल्विन को सेंटीग्रेड में कर सकते हैं, हाँ यार कैसी बात कर रहा है, अगर सेंटीग्रेड को केल्विन में कर सकते हैं तो केल्विन को सेंटीग्रेड में क्यों नहीं कर सकते हैं, कैसे करेंगे सर, अबे यार आंसर सामने है यार, तू क्या बात कर रहा है। ये देखो केल्विन को सेंटीग्रेड में करना है तो क्या करोगे, बहुत इजी है, माइनस कर दो ना 273.15 से, एज सिंपल एज दैट। यहां पर लिखा भी है मैंने, देखो आपके लिए बहुत इंतजाम करके रखा है, पूरा सिंपलीफाई कर दिया है यार। जब कभी भी आप केल्विन को सेंटीग्रेड में करोगे आप वैल्यू के अंदर माइनस करोगे 273.15 से, लेकिन जब कभी भी आप डिग्री सेल्सियस को केल्विन में करोगे आप वैल्यू में ऐड करोगे 273.15, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। सर ये तो बहुत सिंपल है, पता है यार, पता है बहुत सिंपल है, लेकिन लोगों को नहीं आता है, गलती कर देते हैं न्यूमेरिकल्स में, भूल जाते हैं ये करना और आंसर रॉन्ग हो जाता है इसकी वजह से। ये बहुत बेसिक सा स्टेप है, कितना एफर्ट लेता है यार, ये 2 मिनट का काम भी नहीं है, आप मुझे ऐसा लगता है ये कर लोगे, बहुत ईजी है। उसी के साथ देखिएगा टेम्परेचर का एक और यूनिट है फ़ारेनहाइट, ठीक है, यहां पर फ़ारेनहाइट लिखा है, देखिएगा फ़ारेनहाइट मतलब ये भी टेम्परेचर का यूनिट है। ये डिग्री सेल्सियस से केल्विन में करना सीखा, मान लो अगर मुझे फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। अब देखो मैं आपको सच्चाई बताता हूं, सुनो, सच्चाई तो ये है मेरे दोस्त कि जनरली आप ऐसा देखोगे ज्यादातर केसेस में आपको ये वाला ही काम आएगा, डिग्री को आपको सेल्सियस को केल्विन में करना होगा, या तो फिर कई बार रिवर्स भी करना पड़ सकता है, केल्विन को सेल्सियस में, डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन में क्या पूछा है। लेकिन आप जनरली ये वाला प्रोटोकॉल फॉलो करोगे, 273 वाला आपको एकदम नींद में आना चाहिए। मान लो कल अगर मैं आपके घर आऊं और आपसे पूछूं कि बता डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कैसे करते हैं, तुम बोलोगे 273.15, इतना मुंह पर होना चाहिए एकदम, ठीक है, ये वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। तो याद रखो, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, आपको पता होना चाहिए कि सेंटीग्रेड को केल्विन में कैसे करते हैं। इट्स अ वेरी बेसिक स्टेप कि आपको 273.15 ऐड करना है। लेकिन अगर मैं बात करूं फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कैसे करते हैं, तो देखो आप पढ़ लो, नॉलेज तो बढ़ेगा नो डाउट, बट इसकी इंपॉर्टेंस जो है दोस्त, इसकी इंपॉर्टेंस जो है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आप ज्यादा इवैल्यूएट करोगे जब, इतनी नहीं है, ठीक है, इतना आप यूज नहीं करोगे जितना आप ये यूज करते हो सेंटीग्रेड टू केल्विन या केल्विन टू सेंटीग्रेड, बट इतना आप यूज नहीं करोगे फ़ारेनहाइट के लिए, बट आपको पता हो बहुत अच्छी बात है। चलो इसे ट्रायल करते हैं। जब मैं फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करूंगा तो क्या होगा, जब मैं फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करूंगा तो मुझे 5/9 माइनस 32 करना पड़ेगा, 5/9 माइनस 32 करना पड़ेगा, ध्यान देना। उसी तरह से अगर मैं सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में लिखना चाहता हूं तो मुझे 9/5 प्लस 32 करना पड़ेगा, एज सिंपल एज दैट। लेकिन ध्यान देंगे, क्या सर हम ये वैल्यू तो आपने मुझे बोला कि फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में चली जाएगी, मान लो क्वेश्चन में ऐसा बोला हुआ कि मुझे फ़ारेनहाइट टू केल्विन में जाना हो, तो कैसे करूंगा। अबे कैसी बात कर रहा है यार, एक बार फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में चले गए तो सेल्सियस से केल्विन में जाने के तरीके तो पता है हमें, 273 ऐड कर देना, आप केल्विन में भी चले जाओगे। इट्स नॉट, ये बहुत इजी है यार, ये बहुत इजी है, ठीक है, ये तो पूछने ऐसी बात ही नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, हम प्रैक्टिस करेंगे, इतने से काम थोड़ी बनेगा, इतने सारे क्वेश्चन सजाए हैं तुम्हारे लिए, यहाँ पर हम ट्राई करेंगे और फिर हम इवैल्यूएट करेंगे। ये तो शायद देखा हुआ लग रहा है सर, ये देखो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको केल्विन में करेंगे तो क्या लिखेंगे 373, आपकी मर्जी है, चलो 0.15 लिखना चाहो लिख लो, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो ये आ गया केल्विन में। अब सर मुझे बताओ 100 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, और यहाँ पर देखो आपके लिए मैंने ये लिखा भी है, चलो आप ट्राई कर लो एक बार, फिर हम आंसर को क्रॉस चेक करेंगे। मुझे सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, कैसे करूंगा, देखो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, 100
मैं क्या करूंगा फ़ारेनहाइट में करने के लिए 9/5 से मल्टीप्लाई करूंगा और जो वैल्यू मिलेगी उसमें प्लस कर दूंगा 32 को और इवैल्यूएट करो, आंसर सामने आ जाएगा। सर नहीं आता है मुझे कैलकुलेशन, चलो कोई बात नहीं, मुझे तो आता है। 5 2 जा 5 0 जा, बताओ सही है। 20 × 9 9 0 जा 9 0 जा 0, 9 2 जा 18, 180 आ गया। प्लस करते 32 से, प्लस करेगा 32 तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा 212। और ये जो है आपने सेल्सियस से किस में कन्वर्ट किया है, आपने सेंटीग्रेड से कन्वर्ट कर दिया है फ़ारेनहाइट में। समझ रहे हो बात को। और सर अगर मुझे फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड में जाना हो, तो अगर फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड में जाना है तो उसको इवैल्यूएट कर दो 5/9 - 32 से और आप चले जाओगे फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड में, जिसका आंसर कितना आएगा, 100 ही आएगा। यार कैसी बात कर रहे हैं बहुत सिंपल है, ये आप इवैल्यूएट करेंगे। ठीक है, मैंने आपके लिए क्वेश्चन सजा कर लाए हैं, प्लीज एक बार अगर आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। काफी सिंपल है यार, ये देखो 298 केल्विन लिखा है। 298 केल्विन अगर आप इसको सेंटीग्रेड में करोगे तो क्या लिखोगे सर, अबे कैसी बात कर रहा है, माइनस कर दे 273.15 से, है ना। या 273 से ही माइनस कर दो तो 25 डिग्री के आसपास उसका एक्चुअल वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे ऐसा लगता है कि ये होमवर्क जो है मैं आपको दे सकता हूं, और अगर आप जेन्युइनली मेरे साथ जुड़े रहते हैं हर लेक्चर में तो आपको ये करके आना पड़ेगा ये होमवर्क, और आप कमेंट सेक्शन में प्रैक्टिस के बाद मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपने इसका आंसर और इसका आंसर क्या लिखा। देखिए मैं आपसे आंसर सुनना चाहता हूं, तो इसके लिए आप मुझे इसका और इसका आंसर इवैल्यूएट करके कमेंट सेक्शन में, याद रखिएगा कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इन दोनों की वैल्यूज के लिए आपने क्या लिखा है। ये आपका होमवर्क है और मैं इसे डेफिनेटली चेक करूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपका नाम भी लूंगा पक्का। ठीक है, तो चलो अब हम फाइनली यहां तक सीख चुके हैं कि सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है आज के लेक्चर का हमारा जो प्रो कार्ड था या ट्रम्प कार्ड था वो यही सीखना था कि हमने सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कैसे किया, फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में कैसे किया, या सेंटीग्रेड को केल्विन में कैसे कन्वर्ट किया, केल्विन को सेंटीग्रेड में कैसे किया। उसके अलावा हमने सीखा फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर एब्सेंट मत रहना, लाइव अटेंड करना, या नेक्स्ट लेक्चर जैसे ही पोस्ट आएगा याद रखिएगा मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाने वाला हूं। अगर आप मेरे साथ अभी तक बने हो तो बने रहो दोस्त, बने रहो, क्योंकि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में मोल कंसेप्ट का नॉलेज दूंगा। हम मोल कंसेप्ट के बारे में सीखेंगे जो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं आपको बता नहीं सकता ये किस लेवल का काम करेगा। अगर आपको ये कंसेप्ट आएगा तो आप केमिस्ट्री में स्ट्रगल करना भूल जाओगे, फिजिकल केमिस्ट्री आसान लगेगी आपको। ये मोल कंसेप्ट हर जगह कंट्रीब्यूशन देता है आपको। इसके फॉर्मूलाज, इसके नंबर्स, जो आप कांस्टेंट चीजें पढ़ोगे, एवोगैड्रोस नंबर वगैरह वगैरह, वो सब बहुत काम आएंगे। तो अगले लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो अपन इसी के ऊपर पूरा ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। हमारा नेक्स्ट लेक्चर इंस्पायर्ड होगा मोल कंसेप्ट के लिए। रिमेंबर दैट, नॉट गोइंग टू बी एब्सेंट। जैसे ही आएगा पूरा का पूरा वीडियो खत्म करेंगे, और होमवर्क पूरा करना मत भूलिएगा। होमवर्क लिखिए, कमेंट में मुझे कमेंट करके बताइए आपका आंसर क्या आया, और अगली बार पक्का मैं जो भी कमेंट करेगा उसका नाम लेके बोलूंगा वेरी गुड। ठीक है, चलिए तो आज का लेक्चर मैं यहां कंप्लीट कर रहा हूं। नेक्स्ट लेक्चर में हम मोल कंसेप्ट के ऊपर बातें करेंगे। आज के लेक्चर को समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड नाइट।